नमस्कार, आप सभी का एटीएस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशीष शर्मा आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के बारे में, एग्जाम स्कीम के बारे में। आज हम यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स स्थिर वैद्युतिकी। हम बात करेंगे यहां स्थिर वैद्युतिकी की। देखिए, इसके नाम से पता चल रहा है स्थिर वैद्युतिकी मीन्स स्थिर प्लस विद्युत। जब भी बात हम विद्युत की करते हैं, विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न होती है। अतः हम कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी चिरसंबंध भौतिकी की। लास्ट ईयर आपने फिजिक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन चिरसंबंध भौतिकी एंड सेकंड वन आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। जो आपकी स्थिर वैद्युतिकी है, ये चिरसंबंध भौतिकी की शाखा है। चिरसंबंध भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों इनकी प्रकृति इनके गुणों एवं इनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अर्थात चिरसंबंध भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों, इनकी प्रकृति, इनके गुणों एवं इनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्थिर वैद्युतिकी में हम स्थिर आवेशों का ही अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेशों से संबंधित अध्ययन को ही हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यदि आवेश गतिशील हो तो उनका अध्ययन हम धारा विद्युतिकी के अंतर्गत किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? धारा विद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी में सिर्फ स्थिर आवेशों, इनकी प्रकृति, इनके गुणों एवं इनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाएं। देखिए, जब भी कोई आवेश होगा, आवेश की प्रकृति होती है, अर्थात वो धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा। उसके कुछ गुण होते हैं एवं दो या दो से अधिक आवेश परस्पर अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। जब हम किसी एक आवेश के पास किसी दूसरे आवेश को लेकर जाते हैं, तो या तो दोनों आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होगा या दोनों आवेशों के मध्य आकर्षण होगा। इन सबका अध्ययन हम चिरसंबंध भौतिकी की स्थिर वैद्युतिकी में करते हैं। अब हम बात करेंगे आवेश की। आवेश चार्ज। देखिए, हमें पता है कि कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। आवेश किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है, जिसे हम उसका नैज गुण भी कहते हैं।
आवेश के आधार पर ही हम उस पदार्थ की विद्युत प्रकृति का निर्धारण कर पाते हैं। अर्थात दिया गया पदार्थ धनावेशित है या ऋणावेशित है, ये हम उस पर उपस्थित आवेश के आधार पर ही निर्धारित कर पाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आवेश किसी भी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है जो उस पदार्थ की विद्युत प्रकृति का निर्धारण करता है। ये किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है जिसे हम इसका नैज गुण भी कहते हैं, क्योंकि हम आवेश के आधार पर ही उस पदार्थ की विद्युत प्रकृति का निर्धारण कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि किसी एक धनायन का नाम बताइए तो आप बता देते हैं Na+। आपसे कहा जाए कि किसी एक ऋणायन का नाम बताइए तो आप बता देते हैं Cl-। तो ये चाहे Na+ की हम बात करें चाहे हम Cl- की बात करें, दोनों को ही हम इस पर उपस्थित आवेश के आधार पर डिफाइन कर पाते हैं, परिभाषित कर पाते हैं कि दिया गया आवेश धनावेशित है, दिया गया आवेश ऋणावेशित है, दिया गया पदार्थ धनावेशित या ऋणावेशित है। जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है, अभी हमने इससे पहले स्थिर प्रकृति में पढ़ा कि हम आवेशों की प्रकृति एवं उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, तो आवेश की स्थिति के आधार पर इसके भिन्न भिन्न गुण होते हैं। आवेश सामान्यतः दो स्थितियों में रहता है। फर्स्ट वन स्थिर अवस्था में हो एंड सेकंड वन गतिशील अवस्था में हो। यदि कोई आवेश गतिशील भी है तो इसके भी दो स्थितियां संभव हैं। फर्स्ट, नियत वेग से गतिशील हो, जब ये नियत वेग से गतिशील होगा तो v नियत, अर्थात इसका वेग तो नियत होगा किंतु इसके त्वरण का मान 0 होगा। ये स्थिर वेग से गति करता है। सेकंड वन, त्वरित गति कर रहा हो। त्वरित गति कर रहा है अर्थात जो इसका वेग है वो भी नियत नहीं है एवं इसका त्वरण भी नॉन जीरो है, शून्य नहीं है। इन तीनों स्थितियों में आवेश के जो प्रभाव होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यदि कोई आवेश स्थिर अवस्था में है अर्थात v 0 हो, उसका वेग कितना हो 0 हो, तो इस स्थिति में यह है विद्युत क्षेत्र जिसे हम E से डिनोट करते हैं। E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। यह विद्युत क्षेत्र जनरेट करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि यही आवेश गतिशील अवस्था में हो और गतिशील अवस्था में भी नियत वेग से गतिशील हो तो ऐसी स्थिति में आवेश विद्युत क्षेत्र E एवं
चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, इसे हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आवेश विद्युत क्षेत्र E एवं चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता, और यदि यही आवेश त्वरित गति कर रहा हो तो विद्युत क्षेत्र E एवं चुंबकीय क्षेत्र B ये दोनों उत्पन्न करते हैं, के साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करता है। यहां से रास्ता कोड में एक मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यदि कोई आवेश स्थिर है कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करेगा, यदि गतिशील अवस्था में है नियत वेग से अथवा त्वरित गति कर रहा है तो कौन कौन से क्षेत्र कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न करता है। इसका आंसर क्या होगा, यदि कोई आवेश स्थिर अवस्था में है तो ये केवल विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ही उत्पन्न करता है। यदि आवेश गतिशील अवस्था में है नियत वेग से तो ये विद्युत क्षेत्र E एवं चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है। यदि यही आवेश त्वरित गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र E चुंबकीय क्षेत्र B के साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करता है। देखिए विद्युत चुंबकीय विकिरण से मतलब क्या होता है, गामा x पर देखो अब सूक्ष्म रेडियो, ये आपके पास विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इन्हें हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। गामा से मतलब है आपके पास यहाँ पे गामा रे, गामा किरण, एक्स से मतलब है यहाँ पे एक्स किरण, पर का मतलब हुआ यहाँ पे पराबैंगनी किरण, देखो दृश्य तरंग, अब का मतलब है यहां पर अवृत्त तरंग, सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव, और ये आपके पास रेडियो तरंग। इस प्रकार से आपके पास ये 7 विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक स्पेक्ट्रम होता है जिसे हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ये तरंगें किसके कारण उत्पन्न होती हैं, किसी त्वरित गति कर रहे आवेश के कारण। यहां से राजस्थान बोर्ड में 2 प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि यदि कोई आवेश त्वरित गति कर रहा है तो वो क्या क्या उत्पन्न करेगा, उसके प्रभाव क्या क्या होंगे, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों का कारण क्या होता है। उसका आंसर भी क्या होगा, त्वरित आवेश। अब यहाँ पे हमने देखा कि अगर आवेश स्थिर है, विद्युत क्षेत्र गतिशील अवस्था में है नियत वेग से, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, और यदि त्वरित गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण। इसके आधार पर भी आवेश की परिभाषा बनती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आवेश किसी भी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है जिसके कारण आवेश विद्युत क्षेत्र
एवं चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है अथवा इनका अनुभव करता। यहां से हमारे पास आवेश की परिभाषा और बन गई कि आवेश किसी भी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है जिसके कारण आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा इनका अनुभव करता है। आवेश को हम घर्षण विद्युत प्रभाव के आधार पर भी समझते हैं। देखिए हमने देखा होगा जब भी हम किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो उनके मध्य घर्षण होता है, और जब भी दो पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है तो घर्षण के फलस्वरूप उनके मध्य ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा किसी एक पदार्थ द्वारा ग्रहण कर ली जाती है जिससे इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण एक पदार्थ धनावेशित एवं दूसरा पदार्थ ऋण आवेशित हो जाता है। इसे हम घर्षण विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसके आधार पर हम आवेश की व्याख्या कैसे करेंगे, देखिए आवेश जब किन्हीं दो पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है तो इनमें अन्य पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। पदार्थों के इस गुण को आवेश तथा यह प्रभाव घर्षण विद्युत प्रभाव कहलाता है। ये हमारे पास आवेश की एक और परिभाषा हो गई कि जब भी हम किसी दो पदार्थों को परस्पर रगड़ते हैं तो इनमें अन्य पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, और पदार्थों के इसी गुण को हम आवेश तथा यह प्रभाव घर्षण विद्युत प्रभाव कहलाता है। अब हम आवेशों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। आवेश के प्रकार। आवेश को दो भागों में बांटा गया है, या आवेश दो प्रकार का होता है। फर्स्ट धन आवेश एंड सेकंड ऋण आवेश। आवेश दो ही प्रकार का होता है, एक धन आवेश एवं दूसरा ऋण आवेश। इसके अलावा आवेश की कोई प्रकृति नहीं होती है। आवेशों के इन प्रकारों को हम निम्नानुसार समझते हैं। आवेश की व्याख्या। देखिए आवेश की व्याख्या करने के लिए हम दो सिद्धांत काम में लेते हैं। फर्स्ट घर्षण विद्युत प्रभाव एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन
सिद्धांत। पहले हम घर्षण विद्युत प्रभाव की बात करेंगे। घर्षण विद्युत प्रभाव के आधार पर आवेश की व्याख्या। देखिए, अभी हमने घर्षण विद्युत प्रभाव की परिभाषा पढ़ी कि जब भी हम किसी दो पदार्थों को परस्पर रगड़ते हैं तो उन पदार्थों में अन्य पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जिसे हम घर्षण विद्युत प्रभाव कहते हैं। यहां हम घर्षण विद्युत प्रभाव पढ़ने से पहले कार्यफलन की बात करेंगे। यदि हमें किसी भी पदार्थ से, क्योंकि आवेश की जो उत्पत्ति होती है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होती है, अगर हमें किसी भी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित करवाना है तो हमें उस पृष्ठ को ऊर्जा देनी होती है। तो कार्यफलन एक ऊर्जा का ही मान होता है। किसी भी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, यहां ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसे क्या कहते हैं, ये न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस पृष्ठ का कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन से मतलब क्या होता है कि किसी भी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही हम उस पृष्ठ का क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन का मान भिन्न भिन्न पृष्ठों के लिए भिन्न भिन्न होता है। हम घर्षण विद्युत प्रभाव के आधार पर आवेश को कैसे समझेंगे, जब भी हम दो भिन्न भिन्न कार्यफलन वाले पृष्ठों को परस्पर रगड़ते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बी। ए का कार्यफलन अधिक है बी के कार्यफलन से। अब मान लीजिए इन दोनों पृष्ठों को मैं परस्पर रगड़ता हूं, बी का कार्यफलन कम है, ए का कार्यफलन अधिक है। कार्यफलन से मतलब है कि उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। जब हम ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी को परस्पर रगड़ते हैं तो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा कम कार्यफलन वाले पृष्ठ बी द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। जब भी हम किसी पृष्ठ को ऊर्जा देते हैं तो उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, तो ये पृष्ठ बी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगा। ये इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट ए द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, क्योंकि आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट बी से ऑब्जेक्ट ए पर ट्रांसफर हो जाते हैं। अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं, इसके ऋणावेश में कमी आई है, तो ऑब्जेक्ट बी धन आवेशित हो जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट ए, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, ऑब्जेक्ट ए ऋण आवेशित हो जाता है। जो पृष्ठ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो ऋणावेशित, जो पृष्ठ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो धनावेशित हो जाता है।
तो घर्षण विद्युत प्रभाव क्या कहता है कि जब भी हम दो भिन्न भिन्न कार्यफलन वाले पृष्ठों को परस्पर रगड़ते हैं तो इनके मध्य घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा कम कार्यफलन वाले पृष्ठ द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। कम कार्यफलन वाला पृष्ठ ऊर्जा ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। कम कार्यफलन वाले पृष्ठ द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन अधिक कार्यफलन वाले पृष्ठ द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिससे एक पृष्ठ ऋणावेशित एवं दूसरा पृष्ठ धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार हम घर्षण विद्युत प्रभाव के आधार पर आवेश की व्याख्या कर सकते हैं। इसे हम दूसरे एग्जांपल द्वारा भी समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई कांच की छड़ है, ये रेशम का कपड़ा है। जब मैं किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रब करता हूं, इनसे रगड़ता हूं, तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे कांच की छड़ धनावेशित, तो किसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, एवं रेशम का कपड़ा ऋणावेशित, तो किसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, ऋणावेशित हो जाता है। ऐसे ही मान लीजिए ये मेरे पास एबोनाइट की छड़ है, ये मैं यहां ले लूं बिल्ली की खाल। अगर किसी एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए तो बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में, घर्षण की इस प्रक्रिया में एबोनाइट की छड़ ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, इसलिए यह है ऋणावेशित हो जाती है, जबकि बिल्ली की खाल इलेक्ट्रॉन दान किए हैं, इसलिए यह धनावेशित हो जाती है। इस प्रकार जब भी हम किन्हीं दो पृष्ठों को रगड़ेंगे तो किसी एक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण दूसरे पृष्ठ पर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला पृष्ठ हमेशा धनावेशित, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला पृष्ठ हमेशा ऋणावेशित हो जाता है। अब हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर आवेश को समझेंगे। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर आवेश की व्याख्या। देखिए हमने पढ़ाई, कोई भी पदार्थ है, पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम एवं अविभाज्य इकाई है। अगर मैं किसी परमाणु की स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये इसका नाभिक है, न्यूक्लियस है, जिसका साइज 10⁻⁻14 या 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसके अराउंड वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। यहां प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमणशील होते हैं। ये सिंपली किसी भी परमाणु का स्ट्रक्चर होता है। अब कोई भी पदार्थ प्रकृति में स्थायित्व चाहता है, स्थायित्व के लिए उसे अपने बाह्यतम कोश को पूर्ण पूरित करना आवश्यक है। इसके लिए वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है।
आवेश के हमने दो प्रकार पढ़े थे। फर्स्ट धन आवेश एंड सेकंड ऋण आवेश। अगर मैं पहले बात करूं विद्युत उदासीन परमाणु की, विद्युत उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या P, इसके परमाणु क्रमांक Z के समतुल्य होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस होता है 1.602 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे ही प्रोटॉन पर आवेश प्लस 1.602 10⁻⁻19 कूलम।